हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विशेष में आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, यह क्लास आपको लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये आप जैसे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल का भी एग्जाम देने जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर यूपी विशेष पूछा जाता है, उन सभी क्लास के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के विषय में जो महत्वपूर्ण टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसके विषय में। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा नंबर है। कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है ना। जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था, ब्रिटिश राज हुआ करता था भारत में, तब 1937 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। लेकिन जब 1937 में गठन हुआ था तो इसका नाम पड़ा था संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत। लेकिन बाद में उसके बाद आगे चलकर 24 जनवरी 1950 को इसका जो नाम था वो संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, है ना। कब बदला गया? 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। इसके बाद 1858 तक इसकी जो राजधानी रही वो रही आगरा, है ना। 1858 तक इसकी राजधानी आगरा रही। फिर 1858 से लेकर 1921 तक इलाहाबाद रहा। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। और उसके बाद 1858 से लेकर 1921 तक इलाहाबाद रही, प्रयागराज। और 1921 में जो है लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। क्लियर है? वर्ष 1921 में ही जब लखनऊ राजधानी बनी भारत की, तो उसी समय विधान परिषद का गठन किया गया, है ना। मतलब वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया और 1937 में जो है पहली बार विधानसभा का गठन किया गया। 1921 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया और 1937 में विधानसभा का गठन किया गया। क्लियर है? उसके बाद विधान परिषद के जो पहले सभापति थे वो कौन थे? चंद्रसाल थे। और विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया और विभाजन करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था उत्तरांचल। सबसे पहले, अब जब उसका नाम उत्तराखंड हो गया है, लेकिन पहले उसका नाम जब विभाजन किया गया था तो उसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। तो 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। क्लियर है? अब यहां से यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को पृथक करके, अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया, तो वो थे 13 जिलों को। कितने जिलों को? 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो नेशनल कैपिटल रीजन है, एनसीआर है, उसमें उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक, देश में सबसे अधिक जिले सम्मिलित हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। एक बात याद रखिए कि जब भी आप ये क्लास अटेंड करने लगें तो आप लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो अपने सामने रखकर इसको देखेंगे क्लास को, तो बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में जल्दी आ जाएगा और क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है? अब हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? लखनऊ, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। और जो खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे क्या है? उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक होते हैं उसके विषय में, जो राज्य प्रतीक है उसके विषय में, है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है वो क्या है? एक वृत्त बना होता है, उसमें 2 मछलियां होती हैं और एक क्या होता है? तीर धनुष ऐसे लगा होता है। ये होता है आपका राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह में 2 मछलियां होती हैं और एक तीर धनुष होता है। और ये जो राजकीय चिन्ह है इसे 1938 ईस्वी में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया राजकीय चिन्ह को? कब स्वीकार किया गया? 1938 में। क्लियर है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? 12 सिंघा है ना। क्या है? 12 सिंघा। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच है। क्या है? सारस या क्रौंच। राजकीय भाषा क्या है भाई? राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। यह 1947 से है। कब से? 1947 से। यदि आपसे पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश की दूसरी जो राजभाषा कौन सी है, तो वो है उर्दू, है ना। कौन सी है? उर्दू। कब से है? 1999 से।
यदि आपसे मैं पूछ लूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो आप बताएंगे हॉकी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है, हॉकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे राजनीतिक जो प्रशासन है उसके विषय में देखेंगे, और उसके बाद अभी इसके बाद जो राजनीतिक जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 404। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 404, जिसमें से 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक जो होता है एंग्लो इंडियन, वो राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 100। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 404 हैं और विधान परिषद में कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, यदि हम पूरे भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश के संक्षेप में लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। यदि उत्तर प्रदेश से पूछा जाए कितनी सीटें लोकसभा में, तो 80 सीटें हैं, और कितनी जो सीटें हैं वो राज्यसभा में हैं तो वो कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो है प्रयागराज। कितने सीटें हैं, 12 सीटें हैं। क्लियर है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आपको पूछे जाते हैं और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी यह बेहतर होगा। तो सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने वो कौन थे, तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत थे। वो कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 1963 से 1967 तक रही। यदि आपसे पूछा गया कि भारत की जो पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो है सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। कब से कब बनी रही, 1963 से 1967। अब उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री वो भी तो यही होंगी। कौन होंगे, सुचेता कृपलानी। 1963 से 1967 तक इनका शासनकाल रहा। अब देश की पहली महिला राज्यपाल वो भी उत्तर प्रदेश से ही रही हैं। उनका नाम क्या है, सरोजनी नायडू। ये 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के पद पर रही थी, है ना। अब आपको बताते हैं दो ऐसे मुख्यमंत्री के नाम जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो थे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह ये दोनों जो हैं भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। यहाँ पे एक नाम मेंशन किया गया है, नारायण दत्त तिवारी। ये एक ऐसे राजनेता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो पहले पूर्व अध्यक्ष बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा, ये दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये भी नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री जो बनी है वो है मायावती जी। कौन है, मायावती जी 4 बार बनी है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा में, विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर किसने सबसे ज्यादा कार्य किया है, तो वो किया है आत्माराम गोविंद खरे और केसरीनाथ त्रिपाठी। ये दोनों लोग 3-3 बार जो है विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1967 से लेके 25 फरवरी 1989 तक लगाया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, हमने कहा कि अब हम लोग प्रशासनिक इकाइयां देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या वो 75 है। मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है ना, 18 है। तो कौन कौन से मंडल हैं भाई, आगरा हो गया, आगरा मंडल, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर। ये तो हो गए 17। और सबसे अंतिम में जो 18वां बना मंडल वो बना अलीगढ़। कौन सा मंडल बना, 18वां अलीगढ़ बना। क्लियर है। सबसे बड़ा मंडल की बात किया जाए तो कानपुर और लखनऊ होंगे, और सबसे छोटे मंडल की बात किया जाए तो कौन होगा, सहारनपुर हो जाएगा। क्लियर है। ग्राम पंचायत की बात करें तो 59,000 आपके 59,073 जो है वो ग्राम पंचायत है, और नगर पंचायत कितनी है, 438 नगर पंचायत है। क्लियर है।
नगर पालिका परिषद कितनी है 193 और नगर निगम कितने हैं 17 हैं। कितने हैं 17 हैं। और नगर एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है 915 है। आगे चलिए आगे देखते हैं। आप अपना एक अच्छे से नोट्स बनाइएगा। क्लास को देखते समय उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो आपके सामने रहना चाहिए, है ना। हालांकि कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा जो कि आपको लिए के बेनिफिट होगा। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के विषय में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना का मतलब क्या कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर खेती की जाती है, कहाँ पर खेती नहीं की जाती है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि हम विश्व मानचित्र, जो वर्ल्ड मैप होता है, विश्व मानचित्र होता है, यदि हम लोग उस पर देखें तो उत्तर प्रदेश की जो अवस्थिति है वो 23:52 उत्तरी अक्षांश से 30:24 उत्तरी अक्षांश और देशांतर की बात करें तो 77:05 पूर्वी देशांतर से 84:39 पूर्वी देशांतर के बीच है। क्लियर है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, यदि हम लोग पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो ये होगा लंबाई। तो यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो ये जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो कितनी है, वो है 650। वो कितनी है 650 किलोमीटर। और यदि हम लोग बात करें उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 240 किलोमीटर। ठीक है। और जब हम लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है 2,40,928 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ना, वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल से यदि गणना की जाए तो पूरे भारत के क्षेत्रफल से 7.33% जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक। और यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, हमने अभी बताया कि ये चौथे स्थान पर आता है, तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन आएंगे, तो पहले स्थान पर आपका आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर क्या आता है महाराष्ट्र आता है। और उसके बाद चौथे स्थान पर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश अपना आता है। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है, बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है ना। इसको थोड़ा सा बड़े मैप पे देखते हैं। तो सबसे पूर्वी जिला जो हो गया वो बलिया है, देखिए यहाँ तक है। और सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऊपर सहारनपुर है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये शामली है। तो ये शामली हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला ये हो गया और ये वाला जो है सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है। अब सबसे उत्तरी की बात करें तो सबसे उत्तर में तो क्या है, सहारनपुर है, सहारनपुर हो गया। और सबसे दक्षिण में बात करेंगे, ये देखिए यहाँ तक है लेकिन सोनभद्र नीचे तक है, तो सबसे जो दक्षिणी जिला है वो क्या है, सोनभद्र। क्लियर है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्य के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। इसको देखते हैं मैप पे। तो सबसे पहले हमने बात की लखीमपुर खीरी की, तो लखीमपुर खीरी हो गया। और उसके बाद किसकी बात हुई, उसके बाद सोनभद्र की, फिर आपका हरदोई है और फिर आपका क्या है सीतापुर। तो ये 4 हैं जो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। तो कौन कौन से, लखीमपुर खीरी हमने बताया, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। ठीक। अब इसके बाद राज्य का यदि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जब 4 जिले, हमने तो ये देखा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, अब सबसे कम क्षेत्रफल वाले देखेंगे तो एक होगा हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली। देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर है आपका हापुड़। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पहले भदोही था लेकिन अब जो है वो क्या हो गया है, हापुड़ हो गया है। हापुड़ के बाद गाजियाबाद होगा, फिर उसके बाद आपका भदोही होगा, यहाँ पर भदोही है, और उसके बाद आपका शामली है ना। तो शामली जो है वो सबसे जो है पश्चिमी जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वो छोटा जिला है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो विदेशों से, मतलब जो विदेशों से संपर्क करते हैं, है ना, उनके एरिया से, और कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो हमारे भारत के अन्य प्रदेशों से क्या करते हैं,
टच में रहते हैं, संपर्क करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो देश है वो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसमें से 7 जिले जो हैं वो नेपाल के आते हैं। पूर्व से यदि हम पश्चिम की ओर देखेंगे तो महाराजगंज से लेके पीलीभीत तक जो है वो कौन टच करता है? नेपाल। मतलब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, महाराजगंज यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो यहाँ तक जो है ये जो एरिया है वो नेपाल है। और नेपाल को कौन कौन से जिले टच करते हैं? ये 7 जिले जो हमने आपको बताया ये आपको टच करते हैं। किससे? नेपाल से। तो एक ही देश है जिससे उत्तर प्रदेश क्या है? टच करता है। उसके बाद आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के 8 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश के 8 राज्य, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इससे अपनी सीमा साझा करता है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 8 राज्यों से। उसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश से भी क्या करता है? अपना सीमा साझा करता है ना। उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक जिला जो है, यदि पूछा जाए सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो जिले होते हैं किस प्रदेश से टच में आते हैं, किस प्रदेश से संपर्क करते हैं, तो वो मध्य प्रदेश से करता है। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिला जो है उत्तर प्रदेश का टच करता है, और वो भी कितने जिले? 11 जिले होते हैं। ये कौन कौन से हैं? झांसी, इटावा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जालौन और आगरा। ये जो 11 जिले हैं ये मध्य प्रदेश से टच में आते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश से सटी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो दूरी तक जो टच है वो है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम जो टच में है वो है आपका ये हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? ठीक। अब हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जिले। उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये जो हैं मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये सभी जो हैं किससे टच में आते हैं? उत्तराखंड से आते हैं। ठीक है। कौन कौन से? ये तो हो गया रामपुर, ये हो गया मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और ये आपका सहारनपुर। ठीक है। तो ये आपके टच में कौन आता है? ये आपके उत्तराखंड से आते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे यदि बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले, बिहार के साथ किधर टच होगा? ये एरिया जो है बिहार है, ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया। तो अब आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये देखिए उत्तराखंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब ये पीलीभीत से टच कर रहा है ना। यहाँ पर रामपुर हो गया, ये इसका ये मुरादाबाद हो गया, ये आपका बिजनौर हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए छोटा सा मुजफ्फरनगर टच कर रहा है, और उसके बाद ये तो आपका पता ही है ये सहारनपुर है। तो उत्तराखंड से सटे हुए जो जिले हो गए। हमने नेपाल के विषय में भी बताया कि यहाँ पर महाराजगंज से लेके पीलीभीत तक उत्तर प्रदेश से जो है नेपाल टच में रहता है। अब बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से कुशीनगर से हम लोग लेके बात करेंगे तो ये यहाँ तक टच में है, मतलब सोनभद्र तक। तो कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं। तो बिहार के साथ सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये सभी जो हैं बिहार के साथ। हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले 8 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये सभी जो जिले हैं वो हरियाणा के साथ टच में आते हैं। दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले, दिल्ली एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जिससे उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करता है, और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों जो हैं ये आते हैं दिल्ली के संपर्क में। राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश अपना, तो वह उसमें सिर्फ आगरा और मथुरा आते हैं। आपको दिखा देते हैं कि आगरा और मथुरा कहाँ पर हैं। तो ये रहा आपका आगरा और ये रहा आपका मथुरा। ये जो दोनों हैं ये किससे टच में आते हैं? किससे टच में आएंगे? राजस्थान से। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र कौन सा जिला है? तो वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र। सोनभद्र जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ पे देखिए
ये रहा आपका झारखंड और ये रहा आपका छत्तीसगढ़। तो ये रहा आपका सोनभद्र जिला। यहाँ से यहाँ तक देखिए झारखंड तक के टच में है और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये किसके टच में है, छत्तीसगढ़ के टच में है। इसका मतलब ये कि ये जो छत्तीसगढ़ है, सॉरी हाँ, ये जो सोनभद्र है ये छत्तीसगढ़ और झारखंड से दोनों के संपर्क में आता है। क्लियर है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो चारों ओर से अपनी सीमा साझा करता है, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार शामिल है। उत्तर प्रदेश का एक मात्र ये जिला है जिसमें चारों ओर से इसके साथ प्रदेश लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश लगा हुआ है, यहाँ से ये वाला एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक झारखंड लगा हुआ है और ये जो एरिया है ये बिहार लगा हुआ है। चारों तरफ से जो है प्रदेशों से घिरा हुआ है ये एरिया। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर ये आपका इधर चंदौली आता है और ये जो एरिया है ये मिर्ज़ापुर आता है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम चलते हुए देखेंगे, ये तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, प्रशासनिक इकाइयाँ देखा, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखा और उसके राजनीतिक व्यवस्था देखा। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो भूभाग हैं वो कैसे डिवाइड हुए हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश यहाँ से अब जो है पहाड़ पर्वत स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो एरिया होते हैं ये 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो एरिया है ये एक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग हो गया और ये जो एरिया है ये तीसरा भाग होता है। क्लियर है। तो मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ये जो नीला वाला है ये मैदानी भाग हो जाएगा, ठीक है, और ये जो काले वाले भाग हैं ये पर्वत वाले भाग हो जाएंगे और ये जो लाल वाले हैं नीचे ये पठारी भाग हो जाएंगे। क्लियर है। तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे, पहले ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो भूभाग है उनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो तराई मैदान, हमने जो बताया जो पर्वतीय मैदान है ये आपका तराई मैदान हो गया। ये जो एरिया है ये आपका तराई मैदान हो गया। क्लियर है। ये एरिया जो है वो ये आपका तराई मैदान हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये आपका एरिया जो है ये आपका मैदानी भाग हो गया और उसके बाद ये जो है ये आपका पठारी भाग हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से ये डिवाइड होते हैं, है ना। ध्यान से देख लीजिएगा इसको। तो अब देखिए, तो यहाँ पे तराई मैदान हो गया, मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी का दोआब भी कहते हैं। दक्षिणी का पठारी क्षेत्र हो गया, जो दक्षिणी को हमने आपको दिखाया वो पठारी क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं तराई क्षेत्र क्या होता है। भाबर क्षेत्र के समानांतर एवं विस्तृत रूप समतल एवं नम एवं दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है ना। तराई क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पर जो दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है पर्वत ऐसे बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए पर्वत बना हुआ है, तो जो भी यहाँ से बरसात होगी वो बहकर किधर आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ की जो मिट्टियाँ होंगी वो क्या होंगी, गीली होंगी। इन्हीं को तराई क्षेत्र कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र। यह समस्त क्षेत्र उत्तर पश्चिमी में सहारनपुर से लेकर देवरिया तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में धान और गन्ने की जो है कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। हमने आपको बताया कि ये यहाँ पे महाराजगंज से लेके यहाँ से यहाँ तक देवरिया तक जो है ये किसके क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र है। यहाँ पर धान और गन्ने की अच्छी कृषि होती है, बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने बताया मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र उत्तर के तराई क्षेत्र से लेके और दक्षिण में जो पठार है उसके बीच का जो भाग है, जहाँ से गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है उसी को हम लोग मैदानी क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो उसके बाद इसमें जो गंगा के निर्माण में जो हैं उनकी सहायक नदियों के नाम जैसे कि यमुना हो गई, गोमती, ग्राम गंगा, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक, ये सभी द्वारा जो बहाई गई मिट्टियाँ लेके आई जाती हैं उन्हीं के द्वारा जो ये क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। और इस क्षेत्र में जो होता है कृषि बहुत ही अच्छे पैमाने पर होती है ना। अब इसकी बात करें कि क्योंकि जो काप मिट्टी लाई जाती हैं, जो कीचड़ युक्त लेके आई जाती हैं, तो उससे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा जो नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट मिट्टी और संरचना के आधार पर, मतलब जो मिट्टी लाई जाती है उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बांटा जाता है बांगर और एक तो खादर। तो 2 भागों में जो मिट्टियाँ बहा के लाई जाती हैं, तराई क्षेत्र से आती हैं, उनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बांगर में और दूसरा क्या, खादर में। तो बांगर क्षेत्र वो होता है, देखिए बांगर में क्या होता है ना, जैसे मिट्टियाँ बहा कर लेके आएगी और धीरे धीरे क्या होती है, वो स्थान ऊंचा होता चला जाता है। और जब वो स्थान ऊंचा चला जाएगा तो होता क्या है
वहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं ऊंचे होने के कारण वहाँ पर दोबारा जो और मिट्टी नहीं चढ़ पाता है, मतलब वहाँ पे जल भी नहीं पहुँच पाएगा, और जहाँ पे जब जल ही नहीं पहुँच पाएगा, मिट्टियाँ और ऊंची हो गई हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है वो बंजर टाइप के हो जाते हैं, और वहाँ पर पानी न रुकने के कारण वो क्या हो जाता है, अनुपजाऊ होता है, और वहाँ पर जो होता है कि अच्छे फसल नहीं होते हैं, है ना। उनकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पर कृषि उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। और खादर क्षेत्र क्या हो जाता है, यह जो होता है नदियों द्वारा ना प्रत्येक वर्ष मतलब कि हर साल नई नई मिट्टियाँ बहा कर लेके आएंगे, और उसके बाद नई नई मिट्टियाँ बहा कर लेके आएंगे, और क्या होगा वहाँ पर जो कृषि होती है वो बहुत ही अच्छे पैमाने पर होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि नई नई मिट्टियाँ लेके आएंगी, मतलब हर साल क्या होती है वो मिट्टी उपजाऊ होती चली जाएगी, तो जो कृषि होती है वो बहुत ही अच्छी होती है ना। जो भी फसल बोया जाता है वो बहुत ही अच्छे बड़े पैमाने पर होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि यह क्षेत्र कृषि के लिए और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब उसके बाद बात करते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र, जो नीचे का भाग हमने आपको उत्तर प्रदेश में दिखाया। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भाग का ही उत्तरी भाग है, वो प्रायद्वीपीय भाग का ही उत्तरी भाग है, भारत के उत्तरी भाग का है, और इसे हम लोग किसके नाम जानते हैं, बुंदेलखंड पठार के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसे हम लोग बुंदेलखंड पठार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आएगा, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, इन सभी के जो गंगा क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग कुछ सम्मिलित हैं इसी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो चट्टान है वो नीस चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है, नीस चट्टानों से निर्मित होते हैं, इसलिए इसे बुंदेलखंड का नीस भी कहा जाता है। क्लियर है। यदि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लाइक करिएगा वीडियो को, और उसके बाद इसको शेयर कर दीजिएगा, जिसके पास यह नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है पहुँच जाएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कैसे हुई, है ना। तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जात इतिहास जो है ज्ञात है, लिखा हुआ उत्तर प्रदेश का जो ज्ञात इतिहास है वो 4000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, 4000 वर्ष पुराना है। जब आर्यों का भारत में प्रवेश हुआ इस समय वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। जब आर्यों का भारत में प्रवेश हुआ था तो उस समय जो वैदिक सभ्यता हुई थी, आर्यों की सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो जब आर्यों का जो आगमन हुआ भारत में तब उस समय वैदिक सभ्यता की प्रारंभ हुआ, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का तब जाके जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ, देखिए आर्यों का जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर सतलज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर हुआ है। इसमें दोआब, जो गंगा का मैदानी भाग है और जो यमुना का मैदानी भाग है उसको दोआब कहते हैं। उन्होंने घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया, मतलब जो गंगा नदी है, जो यमुना नदी है, और उधर से जो क्या है घाघरा नदी, इसके क्षेत्रों में ही अपना क्या घर बनाया, है ना। यदि हम लोग देखेंगे तो बनारस की बात करें, वाराणसी की, तो संसार के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाने वाला ये जो वाराणसी है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ही है ना। ये जो उत्तर पश्चिमी से आने वाले आक्रमकों के मार्ग में पड़ने के लिए, और देखिए जब उत्तर पश्चिम से लोग आते थे तो क्या होता था, उधर से आक्रमक आने वाले थे जो आक्रमण करने आते थे, तो रास्ते में क्या पड़ता था, दिल्ली पड़ता था। उसके बाद जो पटना, इधर से जो पटना पड़ता था, तो दिल्ली और पटना के बीच में क्या था, उपजाऊ भूमि थी, है ना। क्या थी, उपजाऊ भूमि थी, और इसी के कारण यहाँ का जो इतिहास है सबसे ज़्यादा घनिष्ठ होता है। बस ये जान लीजिए कि उधर से भी गंगा यमुना का मैदान आता है, जो दिल्ली के बाद जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उपजाऊ भूमि है। और इधर जो पटना है, पटना के पहले तो इन्हीं क्षेत्रों में आर्य बसे हुए थे, और वहाँ से उसके बाद जो भी चीज़ें थी वहाँ कृषि बहुत ही उपजाऊ थी, तो जो भी लोग आते थे यहाँ पर बसते थे, और उपजाऊ होने के कारण भी इसका जो घनिष्ठ संबंध है इतिहास से रहा है। प्राचीन काल में यह राज्य जो है मध्य देश के नाम, जब प्राचीन काल में इसको मध्य देश के नाम से जाना जाता था, है ना। और वैदिक काल में इसे उत्तर प्रदेश को ब्रह्मर्षि के नाम से जाना जाता था। याद रखिए, ब्रह्मर्षि के नाम से उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में जाना जाता था। और इस काल में जो वैदिक काल था, इस काल में उत्तर प्रदेश के कई महान ऋषि मुनि हुए, जैसे भारद्वाज, है ना, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, याज्ञवल्क, ये सभी की जो कर्म भूमि रही वो उत्तर प्रदेश ही रहा है। ठीक।
आगे अब यहाँ पे है जो 6वीं शताब्दी थी, 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत के 18 महाजनपदों में विभाजित क्षेत्र में से जो 8 है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब जो 18 महाजनपद विभाजित थी, जो उत्तर भारत था 6वीं शताब्दी में, वो 18 महाजनपदों में विभाजित था। लेकिन जो 8 वर्तमान में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, वो कौन कौन से, उन्हीं के विषय में हम लोग देखते हैं। चलिए पहले बात करेंगे वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और ये जो वर्तमान क्षेत्र है ये कहाँ है? प्रयागराज में। दूसरा बात करेंगे काशी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? वाराणसी है। कौशल। कौशल की राजधानी श्रीवस्ती, वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद। उसके बाद मल्ल की बात करेंगे जिसकी राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर वर्तमान क्षेत्र देवरिया बस्ती गोरखपुर, ये वाला क्षेत्र जो है ना। ये देखिए मल्ल जो है वर्तमान और उस समय का नाम था, और उसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो कुशीनगर बनाई गई थी। लेकिन वर्तमान क्षेत्र में देखेंगे तो वो पूरा जो मल्ल क्षेत्र है वो देवरिया बस्ती और गोरखपुर को मिलाकर था, इस तरह से, है ना। उसके बाद पांचाल। पांचाल की राजधानी अक्षत्र और कंपिल्य बनाई गई, और वो जो पंचाल था वर्तमान क्षेत्र में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद को मिलाकर था। उसके बाद चेदी है। चेदी जो है वो शक्तिमती की राजधानी, शक्तिमती उसकी राजधानी थी। वर्तमान क्षेत्र में इसके बुंदेलखंड कहा जाता है। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। वर्तमान क्षेत्र मथुरा है ना। लास्ट देखेंगे 8वां कुरु। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में है, जो कुरु है जो वर्तमान में है वो मेरठ, थानेश्वर और दिल्ली को मिलाकर वो जो है कुरुक्षेत्र है। क्लियर है? तो ये 8 जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है महाजनपद, ये वर्तमान क्षेत्र के विषय में हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हिंदी को, जो हिंदी और बौद्ध काल जो हुए उसके विषय में। देखिए ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अनुसार आप लोगों को बस बता रहे हैं, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हिस्ट्री की क्लास देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर पूरे बौद्ध काल के विषय में चर्चा होगी। तो यहाँ पर बस वो चीज़ें हैं जो भारत में उत्तर प्रदेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में अंत में, जब 7वीं शताब्दी का ईसा पूर्व का जो अंत था, उसमें उत्तर प्रदेश का जो व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया, और बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो न केवल भारत में ही बल्कि चीन में, जापान में, क्या बहुत दूर दूर तक देशों तक ये फैल गई। 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश पर शासन कर चुके महान शासकों में जैसे चंद्रगुप्त प्रथम भी थे, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सभी हैं शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश पर शासन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो एक बहुत अच्छी मूर्ति वो प्रयागराज में लगा हुआ है, अब जब प्रयागराज जाएंगे तो वो दिखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन ने भी कान्यकुब्ज में अपना शासन किया, अपनी को राजधानी बनाया था कान्यकुब्ज को, जो वर्तमान में कन्नौज है, कन्नौज के निकट में ही है ना। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर दक्षिण के राष्ट्रकूट, पश्चिमी भारत के गुर्जर और बंगाल के पाल में कई वर्षों तक संघर्ष चला, और जिनमें अंत में गुर्जर प्रतिहार सफल हो गए। क्लियर है? आगे देखेंगे तो मुस्लिम काल के विषय में बात करेंगे। मुस्लिम काल इस क्षेत्र में 1000 से लेकर 1030 ईस्वी तक मुसलमानों को आगमन हो चुका था, है ना। लेकिन उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंत दशक के बाद मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वालों और अन्य प्रतिस्पर्धी देशों को पराजित किया। इसके बाद लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी पहले दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल वंश का शासन था, जिसका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास का क्षेत्र था। जिस तरह से मुगल आए थे, जिस तरह से दिल्ली सल्तनत पहले चला पूरे भारत में, तो दिल्ली सल्तनत पहले चला, तो उत्तर प्रदेश में भी पहले दिल्ली सल्तनत का शासन था। उसके बाद मुगल काल चला जिस तरह से, तो उस समय तक तो मुगल शासक शासन कर रही थी, तो उत्तर प्रदेश में भी मुगल शासन चला। और उसके बाद दिल्ली पर तो रहा ही, 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा को बनाया। दिल्ली से बदलकर किसको बनाया? आगरा को बनाया, जो कि 1638 में शाहजहां द्वारा फिर से दिल्ली स्थानांतरित करने तक, तो जो भी यहाँ क्रिया हुई, मतलब कि जब सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा किया, और उसके बाद 1638 ईस्वी में शाहजहां द्वारा फिर दिल्ली किया गया, तो इसके बीच में भी जो शासन किया गया वो भी तो उत्तर प्रदेश में किया गया, है ना। तो यहाँ पर जब तक स्थानांतरित करने तक क्या हुआ, मुगल समय के साम्राज्य की राजधानी आगरा ही रही।
उसके बाद देखिए मुगल काल के दौरान अकबर ने आगरा के निकट में 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया। तो आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है 1569 ईस्वी में किसने करवाया? अकबर ने करवाया, जो कि 1571 से 1585 तक मुगल काल की राजधानी रही। शाहजहां के द्वारा आगरा में वास्तुकला की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण कराया गया। आगे देखेंगे तो ब्रिटिश काल के विषय में। ब्रिटिश काल लगभग 75 वर्ष की अवधि तक वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ईस्ट कंपनी को धीरे धीरे क्या किया था? अधिग्रहण किया था। और 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर पूर्ण रूप से अधिकार स्थापित कर लिया और 1877 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया, आगरा और अवध कर दिया गया। मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा किया गया और अवध को संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1937 में इसका गठन संयुक्त प्रांत के नाम से किया गया और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जैसा कि मैंने पहले ही इसके बारे में चर्चा किया। 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा, जिसमें मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे राष्ट्रवादी राजनेताओं का जन्म हुआ। मुस्लिम लीग भी जो है वो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक केंद्र बना रहा। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। उत्तर प्रदेश का जो है स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, इसके विषय में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अग्रणी भूमिका रही है। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो उत्तर प्रदेश से ही हुई है। ठीक है, यह विद्रोह 10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हुआ और कुछ ही समय में झांसी, कालपी, कानपुर, लखनऊ, बिठूर, अवध, वाराणसी, बलिया और आजमगढ़ तक फैल गया। विद्रोह के जो परिणाम स्वरूप जो विद्रोह हुआ उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वीर जो स्वतंत्रता सेनानियों थे उनका उदय हुआ, जैसे जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर के नाना साहिब, तात्या टोपे और उनके सहायक अजीमुल्ला खां, अवध की बेगम हजरत महल राणा, बेनी माधव और मौलवी अहमदुल्ला शाह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह जैसे सभी महान हस्तियां शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। अब ये सारी चर्चा होने के बाद असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से सहयोग किया गया। तो 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। इसके अतिरिक्त भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में, विशेषकर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, गोरख, जौनपुर, बनारस, इन सभी जिलों में इसकी व्यापकता काफ़ी बढ़ गई थी। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका क्या हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रही, है ना। उत्तर प्रदेश का इतिहास निश्चित रूप से भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश ने ही सर्वाधिक मतलब 8 प्रधानमंत्री भारत को दिए हैं। उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जो हुए हैं, 8 बार हुए हैं। 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने भारत को दिए हैं। यदि उनके नाम देखें तो सबसे पहले आएंगे जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। ये सभी क्या हैं, इनमें से प्रमुख हस्तियां हैं। ठीक, अब इसके बाद विभाजन कैसे हुआ, हमने विभाजन के विषय में बात किया, तो यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। और इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, और विभाजन के विषय में बात करें कि 1990 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम विकास को लेकर, अब देखिए विभाजन उत्तराखंड का हुआ क्यों, क्योंकि जो वो एरिया थे, जो 13 जिले थे, 13 जिले हैं वास्तव में इस समय उत्तराखंड के, वो उन्हें लग रहा था कि उस एरिया में, हालांकि वो कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, तो उस एरिया में कम विकास हो रहा है। उसको लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ, और जब विद्रोह हुआ तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो विभाजन की मांग करने लगे कि हमको एक अलग राज्य चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे विवाद हुआ, विद्रोह हुआ, स्थानीय लोगों का विद्रोह जारी रहा, आंदोलन हुआ।
तब जाकर वहाँ पर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग कर दिया गया और उत्तरांचल एक जिला बना। बाद में जाकर उसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। क्लियर है? कब किया गया था? 2007 में। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका काम यह है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आपको कोई चीज़ न समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।